भारत ने यूके के साथ 468 मिलियन डॉलर की मिसाइल डील की। ये मिसाइल है क्या, ये कहां कहां पे यूज होगी, ये मिसाइल किस तरीके से काम करेगी, ये किस तरीके से गेम चेंजर साबित होगी और ये कहां पे हमें उपयोग नहीं लानी चाहिए। देखिए, मार्टलैंड एक पंछी का नाम है यूरोप में। उस गैप को फिल करने के लिए ये मिसाइल ली गई है। जो शॉर्ट बैटल्स होते हैं पाकिस्तान के साथ, तो ये जो सोल्जर है, ये देखो, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज कर रहा है। यहाँ पे तरीका होगा वो क्या होगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था, तो यही तरीका हमें इस केस में भी करना पड़ेगा, है ना। जैसे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे जो झड़प होती है, फॉर एग्जांपल हमारी चीन से झड़प होती है। नमस्कार साथियों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने यूके के साथ 468 मिलियन डॉलर की मिसाइल डील की है। मिसाइल का नाम है मार्टलैंड। यह मिसाइल आने वाले टाइम में गेम चेंजर साबित होने वाली है। इस डील के साथ भारत ने पड़ोसी दुश्मन देश को बहुत बड़ा संदेश दिया है। पड़ोसी देश के साथ साथ ट्रंप भाई साहब को भी मोदी साहब ने बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। न केवल भारत ने बल्कि यूके ने भी संदेश दे दिया है। यह बात अभी हम आगे वीडियो में करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि यह मिसाइल है क्या, ये कहां कहां पे यूज होगी, ये किस तरीके से गेम चेंजर साबित होगी और यह मिसाइल किस तरीके से काम करेगी और ये कहां पे हमें उपयोग नहीं लानी चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो मार्टलैंड है, ये है क्या। देखिए, मार्टलैंड एक पंछी का नाम है यूरोप में। ये पंछी अपनी स्विफ्टनेस के लिए, बहुत तेजी के लिए जाना जाता है और एक छोटा सा पंछी है और ये कभी जमीन पर नहीं बैठता। इसी वजह से ये जो है किस चीज को प्रेजेंट करता है, ये स्पीड को, एजिलिटी को और कॉन्टिन्यूअस फ्लाइट को प्रेजेंट करता है। यानी कि कभी ना थकने वाला, जो लगातार काम कर सकता है, जो बहुत चपल है, जो बहुत तेज है, बहुत स्विफ्ट है, ये पंछी इन चीजों को प्रेजेंट करता है। तो ये जो मिसाइल है ये भी इसी तरीके की है, यानी कि साइज में छोटी है, बहुत स्विफ्ट है और इसकी जो सबसे बड़ी बात है, ये मल्टीपल रोल करती है। यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो ये बहुत हरफनमौला टाइप है, एक ऑलराउंडर है जो बहुत सारी जगह काम कर सकती है। ये अभी हम देखते हैं कि ये किस तरीके से रोल करेगी। एक बात यह है कि भारत की जो अभी जो जरूरत थी वो किस तरीके की मिसाइल की थी। देखिए, जो छोटी रेंज है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इसके लिए भारत जो है गन यूज करता है बॉर्डर्स पे या किसी वैसी वार वाली सिचुएशन में। जो बड़ी रेंज है, जो जहां लंबी दूरी की चीज होती है, वहां भारत मिसाइल यूज कर लेता है। जैसा ब्रह्मोस मिसाइल है, सटीकता के साथ यूज करनी है तो ब्रह्मोस मिसाइल यूज कर ले। लेकिन एक जो बीच की रेंज है 10-12 किलोमीटर वाली, जो शॉर्ट बैटल्स होते हैं, जो बॉर्डर्स पे जैसे भारत पाकिस्तान का अगर हो जाए, तो जहां छुटपुट लड़ाइयां चलती रहती हैं, वहां एक जो हथियार होना चाहिए उसकी भारत के पास कुछ कमी थी। उस गैप को फिल करने के लिए ये मिसाइल ली गई है। ये मिसाइल देखिए, इसकी क्या खास बात है, ये एक बहुत छोटी सी मिसाइल है। इसकी जो लेंथ है वो 1.3 मीटर है, 1.3 मीटर, और इसका जो वजन है वो बहुत कम है, 13 किलो वजन है इसका। केवल इतना वजन है कि ये कंधे पर उठाई जा सकते हैं किसी सोल्जर द्वारा, ठीक है। और इसका जो वार हेड है ये कुल 3 किलो का है, यानी कि जो टोटल वजन है 13 किलो वजन इसका, 3 किलोग्राम वार हेड का, यानी कि टोटल 16-17 केजी वजन है, जो कि इजिली हैंडल किया जा सकता है, कंधे पे रखा जा सकता है, व्हीकल में आसानी से लिया जा सकता है। न केवल एक बल्कि मल्टीपल मिसाइल किसी ट्रक में भर के, किसी वैन में भर के आराम से ले जा सकते हैं, है ना। तो इसकी ये एक खास बात है। और जो इसकी रेंज है वो अभी हमने जो बात की 10 से 12 किलोमीटर इसकी रेंज है, ठीक है। और जो इसकी स्पीड है वो 1.5 मैक है। जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, 1 मैक मतलब लगभग 1225 किलोमीटर पर घंटा। ये जो स्पीड है इसकी 1.5 गुना जो आवाज की स्पीड होती है वो होती है 1 मैक, तो उसकी 1.5 गुना यानी कि लगभग 1800-1850 किलोमीटर पर घंटा इसकी स्पीड होने वाली है। साइज में छोटी है, विस्फोटक पदार्थ इसमें लगभग 3 किलो का रखा जाता है। यानी कि छोटा जो ब्लास्ट करना हो, है ना, कोई छोटा शिप उड़ाना हो, ड्रोन उड़ाना हो, इस जगह ये काम करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो शॉर्ट बैटल्स होते हैं पाकिस्तान के साथ, है ना, 5-7-8 किलोमीटर की रेंज में, वहां ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये शॉर्ट रेंज बैटल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बॉर्डर्स पे, और साइज बहुत छोटा है। इसकी एक सबसे बड़ी खास बात क्या है, क्यों ये ऑलराउंडर है, ये धरती से आकाश में काम कर सकती है, आकाश से धरती में काम कर सकती है, एयर टू एयर काम कर सकती है, सरफेस टू सरफेस काम कर सकती है। यानी कि जो चारों वेरिएंट हैं उस टाइप के ये काम करेगी।
मतलब कि एज अ चारों वेरिएंट ये काम करेगी। वो हम अभी आगे बात करने वाले हैं कि किस किस तरीके से काम करेगी। अब देखिए इस सोल्जर में अभी इसका जो यूज हो रहा है, प्रैक्टिकल यूज, वो हो रहा है रूस यूक्रेन के युद्ध में। यूक्रेन को यूके ने सप्लाई किए हैं ये वाले मिसाइल। तो ये जो सोल्जर है, ये देखो, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज कर रहा है यहाँ पे। ये आई थिंक यूक्रेन का जो है सिपाही है और ये इस तरीके से यूज कर रहा है। हम अभी ये देखने वाले हैं कि ये काम कैसे करेगी, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल यूज है इसका और ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है किसी भी युद्ध में, है ना। अब देखो यहाँ पे ये देखिए, ये धरती पे, ये स्टैंड पे ये लगी हुई है और ये वार कर सकती है एयर में। जैसे कोई ड्रोन है जो निगरानी करने की कोशिश कर रहा है, कोई हेलीकॉप्टर है, उसको सरफेस टू एयर, है ना, सरफेस टू एयर, ये उसे स्ट्राइक करके, और ये बहुत ज्यादा सटीकता के साथ हमला करती है। कैसे हमला करते हैं ये अभी हम देखने वाले हैं। लेकिन जो हमने पिछले उसमें देखा था, देखो उसने सोल्जर पे अपने कंधे पे उठा रखी थी वो वाली मिसाइल, और यहाँ पे उसने सरफेस पे एक स्टैंड पे ये मिसाइल लगाई हुई है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो मिसाइल है ना, इसका साइज बहुत छोटा होने के कारण, हल्की होने के कारण, एक ही हेलीकॉप्टर है, देखो जैसे ये है ना, एक व्हीकल, इसमें इतनी सारी मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार में एक व्हीकल, अब ये फिटेड है, मतलब कि ये यहां से डायरेक्ट टारगेट कर सकती हैं। तो मल्टीपल टारगेट, एक ही बार में कई सारी मिसाइलें एक मिशन में काम कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मिसाइल अगर बड़ी है तो बार बार में 3-4 मिसाइल आई है वो फिर लेके जाओ। एक ही बार में कई सारे मिसाइलें एक साथ माउंट करके और हमला किया जा सकता है ना। तो इसका ये बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब देखिए, जैसे सरफेस एयर टू एयर मिसाइल अटैक करना है, ये बात ध्यान रखने वाली है, ये किसी बड़े हथियार, ये जो बड़ा टारगेट है उसे हिट नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका जो विस्फोटक पदार्थ है वो कुल 3 किलो का है। लेकिन कोई हेलीकॉप्टर है, कोई छोटा वैसा व्हीकल है, तो उसे तो ये ब्लास्ट कर ही देगा। कोई छोटा शिप है, नाव है ना, जैसे स्मगलर्स के छोटे शिप्स होते हैं, छोटी नावें होती हैं, उनको हिट करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सच में गेम चेंजर, ये भारत की पावर बहुत बढ़ाने वाला है। देखो जैसे कि ये है, ठीक है, तो शिप में अटैक करना है, कोई छोटा शिप है, स्मगलिंग का शिप है, तो वहां पे अटैक करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो बहुत बड़ा अटैक करने के लिए यूज किया जाता है। तो हर जगह है, आप तलवार यूज नहीं करते हैं, कहीं पे आप सुई भी यूज करते हैं, है ना, कहीं पे आप छोटी चीज यूज करते हैं। तो वो जो चीज है गन के ऊपर और ब्रह्मोस मिसाइल के नीचे की ये चीज है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस चीज की भारत सच में कमी महसूस कर रहा था। तो देखो जैसे स्मगलिंग बोट्स हैं, कोई फास्ट अटैक हुआ, तो ये बहुत स्विफ्टली काम करेगा, क्योंकि हल्की है, साइज में छोटी है, तो दुश्मन के लिए बहुत खतरनाक होने वाली है। अब बात करते हैं कि काम कैसे करेगी। काम ये ऐसे करेगी कि ये लेजर गाइडेड मिसाइल है। लेजर गाइडेड से मतलब क्या है कि इसमें तो लेजर नहीं लगा होगा, एक इल्यूमिनेटर होगा जो सेपरेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, तो ये निशाना लगा रहा है टारगेट पे, यहां से लेजर जाएगा, उस टारगेट पे जब लेजर पड़ेगी तो इसमें सेंसर लगा हुआ है, उस लेजर बीम को ये फॉलो करेगा और उसको हिट करेगा। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। और ऐसा ही नहीं है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट इसके साथ है इसी से आप लेजर छोड़ेंगे, वो जो बीम है वो किसी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से भी छोड़ा जा सकता है। वो जो लेजर होगा वो इसके सेंसर के साथ सिंक्रोनाइज होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लेजर छोड़े और ये वहां पे हिट कर देगा, नहीं, इसका जो सेंसर लगा हुआ है ये उसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो जब वो सिंक्रोनाइज्ड लेजर बीम छोड़ी जाएगी अपने टारगेट पे, चाहे वो किसी और जगह से छोड़ी जाए, तो उस लेजर को फॉलो करते हुए वो जहां पड़ेगा उसको ये टारगेट करेगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो ये हो गया कोऑपरेटिव एंगेजमेंट, किसी और व्हीकल के साथ मिलकर, किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ मिलकर ये काम करेगा। और इसकी एक खास बात और क्या है, जैसे एक तो ये ब्लास्ट डायरेक्ट हिट करके ब्लास्ट करेगा, एक इसमें क्या हो सकता है कि वो टारगेट के पास जाके ये फ्रेगमेंटेशन इसका हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन मतलब जो बारूद है वो 2-3 हिस्सों में टूटेगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्वाम ने अटैक किया, मल्टीपल ड्रोन्स ने अटैक किया, तो क्या होगा, ये एक बार में जब वो अलग अलग होगा बारूद उसका, तो एक बार में 2-3 ड्रोन्स को भी ये मार सकता है। तो ये इस तरीके से काम करता है, यानी कि लेजर गाइडेड बीम है और फ्रेगमेंटेशन पे भी काम करता है। फ्रेगमेंटेशन प्रिंसिपल, फ्रेगमेंटेशन वाला होता है टूटकर अलग होना, बिखर जाना, टुकड़े टुकड़े होना। तो टुकड़े टुकड़े होकर अलग अलग टुकड़ा अलग अलग टारगेट को हिट कर सकता है। इस तरीके से काम करेगा। अब देखो इसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन क्या है, क्योंकि जब ये बीम पर काम करेगा, यानी कि लेजर जब छोड़ेंगे तो कोई टारगेट हमें दिखना चाहिए, तभी तो हम उस पर लेजर छोड़ेंगे। यानी कि अगर हमें टारगेट विजिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल फॉग है, धुंध है बहुत ज्यादा, है ना, बारिश है बहुत ज्यादा,
तो अगर हमें वो टारगेट विजिबल नहीं है तो ये काम नहीं कर पाएगा। दूसरी बात यह है कि इसकी जो रेंज है वो 8 से 12 किलोमीटर तक है। इससे अगर ज्यादा दूरी पे कोई हमारा टारगेट है तो भी ये काम नहीं कर पाएगा। और क्योंकि लेजर बीम पे है तो पहले हमें लेजर बीम से उस पर टारगेट करना है ना। और अगर सामने वाला जो टारगेट है वो बहुत जल्दी जल्दी पोजीशन चेंज कर रहा है, वो बहुत मूविंग पोजीशन में है, वो मैन्यूवर कर रहा है ना, वो कलाबाजियां कर रहा है, यानी कि वो अपनी पोजीशन बदल रहा है जल्दी जल्दी, तो हम उस पर लेजर बीम से बिल्कुल एक तरीके से सटीक उस पर निशाना नहीं लगा पाएंगे। जब लेजर से उसे पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे तो निशाना भी नहीं लगा पाएंगे, तो उस केस में ये काम ज्यादा नहीं करती है। और एक बात हमने की थी स्वार्म्स की, ठीक है। स्वार्म्स का मतलब है झुंड। अगर कई सारे ड्रोन्स, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोन्स झुंड में छोड़े थे, उसमें ये काम करना बहुत फायदेमंद नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी कॉस्ट ड्रोन की कॉस्ट से बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं कि वहां पे जैसे 100 ड्रोन आए, है ना, तो एक मिसाइल अगर 2-3 ड्रोन को खत्म कर भी देगी तो भी इसकी कॉस्ट ड्रोन की कॉस्ट से बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें जो वाइज डिसीजन होगा, वो जो वाइज तरीका होगा वो क्या होगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में मल्टीपल लेयर्स में काम किया गया था। जैसे कि हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूज किया था। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब है जैसे जो ड्रोन काम करता है वो नेविगेशन पे काम करेगा, सिग्नल्स पे काम करेगा। तो जो वो सिग्नल्स हैं उनको स्ट्राइक करना, उनको भ्रमित कर देना, है ना, उसको जैम कर देना, इस तरीके से। तो पहली लेयर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की होगी। दूसरी, जैसे हमने क्या किया था कि उसमें डायरेक्टेड लेजर बीम का यूज किया था, यानी कि एक ही पॉइंट पे बहुत इंटेंसिटी के साथ एनर्जी छोड़ी थी, लेजर बीम छोड़ी थी और वो बर्न कर दिया जाता था। तो पहली वॉरफेयर टेक्नोलॉजी थी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, फिर दूसरा लेजर वेपन का यूज हम कर रहे थे, तीसरा ड्रोन्स के बदले ड्रोन्स, जो इंटरसेप्टर ड्रोन्स थे उनका हमने यूज किया। उसके बाद जो कुछ बच जाता था, जो हाई वैल्यू ड्रोन्स होते थे, उसको हम अपनी मिसाइल से टारगेट करते थे। तो ये इकोनॉमिकल वॉरफेयर था, है ना, ये पैसे बचाने का लो कॉस्ट का एक तरीका है। तो यही तरीका हमें इस केस में भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर ड्रोन पे हम ये मिसाइल चलाने जा रहे हैं, क्योंकि ये मिसाइल कंपैरेटिवली महंगी पड़ेगी ड्रोन के कंपैरिजन में खासकर। तो हमें बहुत वाइजली इसका यूज करना होगा। तो ये थी बात है कि हम कहां कहां इसका उपयोग कर सकते हैं। जो इसका बेस्ट यूज होगा वो शॉर्ट रेंज में, एक जो छोटे बैटल्स होते हैं, है ना, जैसे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे जो छोटी झड़प होती है, वहां ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि वहां गन जो है बहुत जगह यूजफुल नहीं हो पाती, बड़ी मिसाइल हम यूज नहीं कर सकते, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो इस केस में ये गेम चेंजर है, ठीक है। अच्छा, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तब हम ये यूज नहीं करेंगे। बहुत बड़ा अगर टारगेट है, जैसे कोई बड़ा शिप है, वहां पे भी हम ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका बारूद है, उसकी क्वांटिटी कम है, ये उसे उड़ा नहीं पाएगा पूरी तरह। अच्छा, एक बड़ी बात यह है कि ये जो है भारत मेक इन इंडिया पॉलिसी के अंडर लिया गया है, यानी कि इसका को प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन भारत में ही होगा आने वाले समय में। जैसे कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है, भारत ने रूस के साथ मिलकर वो मिसाइल बनाई थी, तो कुछ इसी तरीके से इसमें भी होगा आने वाले समय में। इसमें को प्रोडक्शन किया जाएगा यूके के साथ। तो ये सच में एक गेम चेंजर होने वाला है, जो आने वाले युद्ध की ये बहुत दिशा बदलने वाला है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान को, अमेरिका को मैसेज दिया है। पहली बात तो यह है कि भारत ने जो है अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको डाइवर्सिफाई किया है, यानी कि एक जो तरीका होता है वो जो ट्रेडिशनल जो हमारी मिसाइल्स हैं, ट्रेडिशनल जो हमारे हथियार हैं, ये उनसे बहुत ज्यादा उन्नत है, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत है। तो हमने एक तो ये दिया है कि हम जो अपनी शॉर्ट रेंज जो कैपेबिलिटी है उसको बहुत लेवल तक, बहुत ज्यादा लेवल तक बढ़ाने वाले हैं। जो सिस्टम है, जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है, जो छोटे मोटे युद्ध होते हैं, है ना, जैसे कि कई बार आप देखते होंगे सीमा पे एकदम से फायरिंग शुरू हो जाती है कुछ टाइम के लिए, तो वो जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको कट करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये हथियार बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी रेंज में बहुत जल्दी रिस्पॉन्स भारत की जो सेना है वो कर सकेगी। दूसरी बात यह है कि एक तो हथियारों का डाइवर्सिफिकेशन, और एक जिन देशों के साथ हमारी डील होती है, जिन देशों के साथ हम हथियारों की डील करते हैं, जैसे रूस से हम हथियार लेते हैं, इजराइल से लेते हैं, फ्रांस से लेते हैं, तो हम जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं जिनके साथ हम डील कर रहे हैं उसको भी हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, यानी कि उसमें यूके भी ऐड हो गया। इससे क्या होगा, हमारे हथियार जितने डाइवर्सिफाई होंगे हमारी शक्ति उतनी ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, हमारी चीन से कोई कहासुनी होती है, चीन से झड़प होती है,
तो रूस के हथियार चीन पर भी हैं और हम पर भी हैं, तो सारे हथियार अगर वही हो जाएंगे तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। इसलिए हथियारों को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, यानी कि हमें अलग अलग तरीके के अलग अलग टेक्नोलॉजी के हथियार लेने पड़ेंगे। तो ये उस चीज में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, हम किसी एक कंट्री पर निर्भर नहीं हो सकते, हम खाली रूस पर निर्भर नहीं हो सकते, हम खाली फ्रांस पे निर्भर नहीं हो सकते, है ना। तो हम कंट्रीज को भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीजें ले रहे हैं। और एक मैसेज मोदी जी ने क्या दिया है अमेरिका को, कि अमेरिका अगर कॉपरेट नहीं करेगा तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के हथियारों पे भारत निर्भर है, वैसे भी भारत अमेरिका के हथियार तो कम ही लेता है, पर जिस तरीके से ट्रंप साहब जो अभी व्यवहार कर रहे हैं, ये उसको संदेश है। अगर आपने हमारा पहले का एक वीडियो देखा हो तो हमने उसमें यह बताया था कि अमेरिका को भारत के साथ कैसे डील करना चाहिए, कि उसका लॉन्ग टर्म में किस तरीके से फायदा होगा। जो उसका अब व्यवहार का जो तरीका है, डील करने का तरीका है, जबरदस्ती करने का तरीका है व्यापार में, वो गलत है। तो मोदी जी ने यह संदेश दिया है कि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। भारत के साथ साथ यूके ने क्या मैसेज दिया है? यूके ने एक मैसेज तो यह दिया है कि भारत जो है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, और सबसे बड़ी बात, उसकी पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी, वो इंडिपेंडेंट है, वो रूस के चारों तरफ नहीं घूमती, उसका अपना वजूद है, उसका अपना अस्तित्व है। वो किसी भी फॉरेन कंट्री से, खासकर भारत से जिस तरीके से अमेरिका के रिलेशन खराब हुए हैं, उसको वो तवज्जो नहीं देता। उसके अपने रिलेशन हैं, अपने हिसाब से वो काम करता है। भारत के साथ डील करने के लिए, भारत के साथ कॉपरेट करने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। तो इससे ट्रंप को बहुत बड़ा मैसेज ये है, भारत का भी और यूके का भी, कि भाई आप अपनी जगह और हम अपनी जगह। ऐसा नहीं है कि आप जो डिसीजन लोगे वो पूरा विश्व मानेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके का संदेश भारत ने अमेरिका को दे दिया है। तो ये थी मिसाइल की खास बातें, और भारत ने किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को, दुश्मन देशों को और अमेरिका को संदेश दिया है। अगली बार फिर किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक पर प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।